भारत ने कुछ साल पहले हमारी नौसेना के लिए 6 परमाणु हमले करने वाली पनडुब्बियां बनाने की योजना बनाई थी। इसके अलावा उसने हाल ही में 6 और स्टेल्थ अटैक सबमरीन बनाने का फैसला किया है। ये AIP टेक्निक वाली पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ अटैक सबमरीन होंगी। जब हम सुनते हैं कि भारत पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियां एक साथ खरीदने जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई सवाल मन में तो उठता ही होगा। ये AIP टेक्निक क्या है? भारत को ऐसी परिस्थितियों में पारंपरिक पनडुब्बियों की ओर क्यों मुड़ना चाहिए जब हमारे पास स्थानीय स्तर पर परमाणु पनडुब्बियां बनाने की क्षमता है? भारत एक ही समय पे दोनों तकनीकों पर आधारित पनडुब्बियां क्यों प्राप्त कर रहा है? ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। पनडुब्बियों को पहली बार 18वीं शताब्दी में पेश किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी घातक शक्ति दुनिया के लिए स्पष्ट हो गई। मित्र राष्ट्रों को अमेरिका की सहायता के साथ अटलांटिक महासागर में नौकायन करने वाले हजारों ब्रिटिश अमेरिकी जहाजों को जर्मन यू बोट ने डुबो दिया। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने जर्मन पनडुब्बियों से बचने के लिए ASW विमान तैनात किया। उस समय विमानों की दूरी सीमा एक बड़ी कमी थी। नतीजतन जर्मन यू बोट क्षेत्र में जिसका पलड़ा भारी था, अटलांटिक में अपनी मनमानी से घूमने फिरने लगे। युद्ध के अंतिम वर्षों में एस्कॉर्ट कैरियर या अतिरिक्त रेंज के साथ ASW विमानों की तैनाती से इसे समाप्त कर दिया गया था। इन ASW विमानों ने पनडुब्बियों की लंबे समय तक समुद्र के नीचे डूबने की अक्षमता का फायदा उठाया। पानी की सतह के माध्यम से चलते समय इन पनडुब्बियों को उच्च शक्ति वाले डीजल इंजन द्वारा संचालित किया गया था। साथ ही पनडुब्बियों की बैटरी भी चार्ज की जाती थी। पानी में डूबे रहने पर इन बैटरियों की मदद से प्रोपेलर को संचालित किया जाता था। शुरुआती दिनों में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में निकल कैडमियम निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि जब बैटरी खत्म हो जाती थी तो इन्हें फिर से पावर देने के लिए डीजल इंजन चलाना पड़ता था। पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर पहुंचना इसलिए मजबूरी थी कि उसे डीजल इंजन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। उस समय दुश्मन के विमान उन्हें आसानी से निशाना बनाकर नष्ट कर सकते थे। कुछ हद तक इस जोखिम से बचने के इरादे से ही पनडुब्बियों पर स्नॉर्कल लगाए गए थे। इससे पूरी तरह सतह पर पहुंचे बिना डीजल इंजन को चलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन वातावरण से निकालना मुमकिन हो गया। हालांकि आधुनिक सोनार हेलीकॉप्टर के आगमन के साथ 20 मीटर तक की गहराई पर काम करने वाली पनडुब्बियों को ढूंढना आसान हो गया, जिससे स्नॉर्कल का महत्व कम हो गया। स्वतंत्र रूप से हवा को स्थानांतरित करने में सक्षम पनडुब्बियों का निर्माण करना एकमात्र तरीका था। इस समस्या का समाधान 1950 के दशक में परमाणु पनडुब्बियों के आगमन के साथ हो गया था। ये विशेष रूप से निर्मित रिएक्टरों में परमाणु विखंडन द्वारा चलाए गए प्रोपेलर से संचालित होते हैं। उन्हें संचालित करने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होने के कारण वे बिना किसी समय सीमा के पानी में डूबे रह सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब परमाणु रिएक्टर चालू हो जाता है तो इसे पनडुब्बी के जीवन काल के अंत तक बिना किसी दूरी की सीमा के संचालित किया जा सकता है, क्योंकि किसी अन्य ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। नतीजतन समुद्र के नीचे लगातार चलती रहती इन पनडुब्बियों के सटीक स्थान की पहचान करने में दुश्मन असमर्थ है। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों का दिल माने जाने वाले परमाणु रिएक्टर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। परमाणु रिएक्टरों की तकनीक इतनी जटिल है कि प्रत्येक के निर्माण को पूरा करने में 10 साल से अधिक समय और $1 बिलियन से अधिक लागत लग जाती है। साथ ही परमाणु पनडुब्बियों के संचालन लागत भी पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना से अधिक होती है। इसके अलावा ये बड़ी पनडुब्बियां छोटी पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में कम लचीली होती है। ये अटैक सबमरीन्स के लिए एक बड़ी खामी है। इसके अलावा परमाणु रिएक्टर की शीतलन प्रणाली तब भी कार्य करती रहेगी जब वे परमाणु पनडुब्बी बिना हिले डुले पानी के भीतर स्थिर हो। अतिरिक्त गर्मी का अधिकांश भाग समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है। इसीलिए समुद्र की सतह में इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करके उनका पता लगाया जा सकता है।
इसके अलावा सोनार के इस्तेमाल से लगातार चलने वाले कूलिंग सिस्टम की आवाज सुनी जा सकती है। ये मुद्दे एक अटैक सबमरीन की गुप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं बैटरी की मदद से पानी के भीतर यात्रा करने वाली पारंपरिक पनडुब्बियां खामोश रहती हैं। नतीजतन आधुनिक सोनार भी इसका पता लगाने में असमर्थ है। ये माना गया है कि डीजल पनडुब्बियों को वायुमंडलीय हवा के बिना यात्रा कराने में सक्षम बनाने से इसकी सभी कमियों का समाधान हो सकता है। एक तरीका यह था कि डीजल इंजन को चलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को पनडुब्बी के अंदर ही तरल रूप में स्टोर किया जाए, लेकिन ऑक्सीजन को तरल रूप में बनाए रखने के लिए पनडुब्बी के अंदर रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराना आसान नहीं था। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आग लग सकती है। बड़ी मात्रा में तरल ऑक्सीजन को लंबे समय तक संग्रहित करने में बहुत अधिक ऊर्जा भी लगती है। 50 की दशक की शुरुआत में यूएसएसआर ने ऐसी तकनीक का प्रयोग करके डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया था, लेकिन बाद में कई कमियों के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया गया। एक अन्य तरीका ईंधन सेल का उपयोग करके बिजली पैदा करना और बैटरी को चार्ज करना था। चूंकि हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर से ईंधन के रूप में किया जाता है, इसीलिए ऐसी सेल्स ऊर्जा उत्पादन के बाद केवल शुद्ध पानी का ही उत्सर्जन करता है। एआईपी का लक्ष्य डीजल इंजन को बदलने की तुलना में पारंपरिक पनडुब्बियों को अधिक क्षमता देना है। यदि पारंपरिक पनडुब्बी एक मिशन पर 45 से 50 डेज तक काम कर सकती है, तो एआईपी तकनीक को शामिल करके इसे 70 डेज से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पानी के भीतर यात्रा की समय सीमा सिर्फ 2 दिन से बढ़ा के 2 सप्ताह तक कर दी जाएगी। इसीलिए परमाणु पनडुब्बियों के विपरीत ये पारंपरिक पनडुब्बियां छुपने के लिए बेहतर हैं। साथ ही पानी के भीतर यात्रा की समय सीमा सिर्फ 2 दिन से बढ़ के 2 हफ्ते हो जाने के कारण परमाणु पनडुब्बियों के विपरीत ये पारंपरिक पनडुब्बियां अधिक गुप्त रहने में सक्षम होंगी। इन्हीं वजहों से भारत ने अपनी नई अटैक पनडुब्बियों के लिए इस तकनीक को चुना है। 6 नई अटैक पनडुब्बियों के अलावा एआईपी को भारतीय निर्मित कैलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर भी स्थापित करने की योजना है। फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के आधार पर बनाई ये पनडुब्बियां स्थानीय रूप से निर्मित फ्यूल सेल एआईपी से लैस होंगी। लेकिन भारत एक ही समय में 2 प्रौद्योगिकी आधारित पनडुब्बियों को शामिल क्यों कर रहा है? दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन काम का दायरा अलग अलग होगा। ये सब हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से होगा। चूंकि आधुनिक एआईपी पनडुब्बियों को हमारे तटों पर संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया जाएगा और परमाणु हमलों की पनडुब्बियों को दूरस्थ मिशनों के लिए तैनात किया जाएगा। इसीलिए हमें दोनों तकनीकों पर आधारित एक आधुनिक नौसेना की जरूरत है। हमारी कामना है कि भारतीय नौसेना नवीन तकनीकों को अपनाकर हमारे प्रभाव क्षेत्र पर हावी होती रहे। जय हिंद।